चलिए ठीक है। तो SO2 स्टार्ट करने वाले थे। प्रिपरेशन की बात करते हैं। सल्फर का रिएक्शन कराना है सिंपल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। या फिर और भी अभी लास्ट क्लास में भी आपको मैंने रिएक्शन वगैरह पढ़ाए थे, है ना। या पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शंस वगैरह। जैसे कॉपर की रिएक्शन करा दो आप लोग H2SO4 के साथ, तो कॉपर क्या कर लेगा, वो CuSO4 का फॉर्मेशन करेगा। और सल्फर का प्रॉपर्टी है पर SO2 साथ में बनता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे Na2SO3 के साथ रिएक्शन कराओ HCl का तो भी SO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या फिर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा लो। ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो मेटलर्जी में आता है ना। मेटलर्जी में ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज किया जाता है। तो उसमें जो गैस मिलता है वो SO2 गैस मिलता है ना। तो बहुत लार्ज स्केल पे SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में आपका SO2 गैस का फॉर्मेशन है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मेटलर्जी में भी पढ़ोगे। इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मेथड्स हो गए आपके सिंपल सिंपल, डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, है ना। कि SO2 का फॉर्मेशन, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एसिडिक नेचर का होता है ना। ब्लीचिंग एक्शन है। ब्लीचिंग एक्शन कैसे, जब भी आप अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 फॉर्म होता है और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक भी है और आपका ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है, ठीक है। SO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए। अभी इसकी रिएक्शंस देखते हैं फिर हम, है ना, कि कौन कौन सी रिएक्शंस में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और कब आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ना। चलिए गूगल सर। जी देख लिया सबने, आगे चले। ठीक है तो हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने वाला और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करने वाली रिएक्शंस देख लीजिए सिंपल। तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो देखिए जैसे H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और खुद किस में रिड्यूस हो गया आपका सल्फर में। CO को ऑक्सीडाइज कर दिया, H2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है ना। SnCl2 को ऑक्सीडाइज किया, मैग्नीशियम को किया, Fe को किया, इन सबको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और खुद किस में रिड्यूस हो गया, खुद आपका इधर है यहाँ पे सल्फर में, या फिर और मेटल्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फाइड में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट तरह करोगे जैसे MnO4 है, MnO4 पता है आपको, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन तो करने से रहा, तो ऑब्वियसली बात अब तो रिड्यूसिंग एजेंट तरह करना पड़ेगा, तो उसको रिड्यूस कर देता है। तो Mn को किस में रिड्यूस कर देगा, +7 से +2 में रिड्यूस कर देगा, और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ रिएक्शंस और एक्स्ट्रा वो देख लीजिए आप लोग, है ना, जैसे देखो H2O Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो HCl प्लस H2SO4 का फॉर्मेशन होता है ना। KiO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। SO2Cl2 से रिएक्शन कराओगे वो तो पता है आपको, SO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है ना। और लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो लेड सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना डायरेक्ट, है ना, इतना कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, पर ठीक है एक बार तो आपको आनी चाहिए। लिखिए जल्दी से। हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सब लोग जानते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो FeS का फॉर्मेशन मतलब H2S का आपको फॉर्मेशन करना है तो कैसे कर सकते हो, FeS के साथ रिएक्शन करा दो H2SO4 का, है ना, तो Fe तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में, और सल्फर किस में हो जाएगा यहाँ पे, H2S में, ठीक है ना, H2S का फॉर्मेशन होता है। या फिर Sb2S3 के साथ रिएक्शन कराओ, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो भी आपका H2S का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आपको प्योर H2S चाहिए तो ये वाला मेथड यूज किया जाता है प्योर H2S के लिए, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका स्मेल बहुत यूनिक स्मेल होता है, रोटन एग लाइक स्मेल होता है, ठीक है, तो इन स्मेल को याद रखना है, स्पेशल स्मेल है ना। तो H2S का स्मेल रोटन एग लाइक स्मेल होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बाकी कलरलेस है, पार्शियल सॉल्युबल है, वो ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो क्या करेगा ये, जैसे हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराओगे तो HX में कन्वर्ट कर देता है ना, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो किस में कन्वर्ट करेगा ये, HX में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, और खुद किस में हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में आके। फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा अलग रिएक्शन करता है ना, तो फ्लोरीन को HF और SF6 का फॉर्मेशन होता है, जब भी आप फ्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो SF6 बनता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद SO2 के साथ रिएक्शन कराया आपने, है ना, तो SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक आपका रिड्यूसिंग नेचर करेक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, तो H2O और सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही सल्फर में है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, देखो सब में सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है ना। H2O2 के साथ रिएक्शन कराओ तो भी सल्फर बन जाएगा, HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ तो भी सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो बाकी रिएक्शन देखो, परमैंगनेट है, सल्फेट है, डाइक्रोमेट है, इन सब के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर होता है, और क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर में, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोन के साथ आपका एक अलग से रिएक्शन दे रखा है, ओजोन के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 बनता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना, ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, बाकी सब सेम रिएक्शन है जिसमें सल्फर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक फ्लोरीन के साथ जरूर अलग रिएक्शन है, वो याद रखना, है ना, HF और SF6 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो गया इसका रिड्यूसिंग नेचर। नेक्स्ट आता है एसिडिक नेचर, है ना, आपको पता है H2S एसिडिक भी होता है, रीजन भी आप लोग जानते हैं एसिडिक होने का, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है, तो एक H क्या करेगा, रिमूव कर सकता है, एक और H रिमूव कर सकता है ना, तो H2- का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसलिए 2 टाइप के सॉल्ट्स बनाता है,
है ना, एक HS टाइप के और एक H2 माइनस टाइप के। ठीक है, चलिए ये एसिडिक नेचर वाला पॉइंट तो आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपना रोटन एग लाइक स्मेल, वो आपको याद रहेगा, है ना, H2S का स्मेल। ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर आप याद रखना किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में, रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर में। एक फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा अलग रिएक्शन होता है, HF और SF का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बस ये पॉइंट्स हैं, इसी तरह से याद रख लो। चलो देखो जल्दी से। हो गया कंप्लीट, हो जी, लिख लिया सब में। चलो Yes. ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं H2SO4 का, है ना, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 को कॉमनली ऑयल ऑफ विट्रियल बोला जाता है। ठीक है ना, प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में आपके पास टू मेन प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको याद होने चाहिए, जिसमें से कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है ना। लेड चेम्बर प्रोसेस अब आपका आउटडेटेड हो चुका है ना, तो पहले किया जाता था लेड चेम्बर प्रोसेस से प्रोडक्शन, अभी जो यूज करते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, देखो आपके पास SO2 गैस है, SO2 गैस का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, SO3 फॉर्मेशन कराया जाता है। ठीक है, अब SO3 फॉर्मेशन के लिए आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना। लार्ज चेम्बर्स होते हैं जिनमें V2O5 रखा रहता है, उसमें से SO2 और O2 गैस को पास कराया जाता है ना, टेम्परेचर 720 केल्विन और प्रेशर 2 बार पर। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, SO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इस SO3 में H2SO4 को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, आपको पता है ओलियम का फॉर्मेशन होता है H2H2O7। ठीक है, और H2H2O7 में फिर आपका वाटर ऐड किया जाता है ताकि आपका H2SO4 का फॉर्मेशन हो पाए। तो इस प्रोसेस से जो आपको H2SO4 मिलता है वो 96 to 98% प्योर होता है। ठीक है, अब कहोगे कि इतना प्रोसेस करने का क्या जरूरत था, अब सीधा वाटर क्यों नहीं ऐड किया आपने, है ना। तो SO3 के साथ सीधा वाटर ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही ज्यादा कोरोसिव टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन है ना।
तो पूरा H2SO4 का वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं, पूरा फॉग फॉर्म हो जाता है। हाँ, तो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, सीधा वाटर ऐड ना करके इसको पहले ओलियम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ओलियम में वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका पूरा एक डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, है ना, वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है, ये आपको इतना पॉइंट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड आता है लेड चेम्बर प्रोसेस। लेड चेम्बर प्रोसेस अब तो यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि H2SO4 का जो प्यूरिटी मिलता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 80% प्योर के लगभग होता है। तो रिएक्शन क्या कराते हैं, SO2 का वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे और H2O का स्टीम रिएक्शन कराया जाता है ना। तो भाई ये सेम प्रोसेस H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। NO इसमें क्या होता है आपका, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे इसका प्रोसेस भी दे रखा है कि NO पहले O2 के साथ रिएक्शन करता है, NO2 का फॉर्मेशन करता है, फिर NO2 SO2 के साथ रिएक्शन करके SO3 का फॉर्मेशन करता है, और फिर ये जो SO3 बनता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होती हैं इसमें। ठीक है ना, तो यही सब प्रोसेस है, बस याद रखना है ना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए आपको। चलिए लिखिए इतना पहले। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। बताइए, आगे चले। प्रशांत को क्या डाउट है कि स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट का क्या जरूरत है इसमें, है ना, जितना आपका SO3 फॉर्म होता है उसको पहले H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं, ओलियम बनता है। वो इसलिए किया जाता है ये प्रोसेस, थोड़ा सा बीच में ये जो एडिशन वाला प्रोसेस है इसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि बताया था मैंने आपको ना, डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाते हो आप लोग, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक एक्सप्लोजिव टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है ना, बस इसलिए, बाकी और कोई जरूरत नहीं है इस प्रोसेस का। हाँ, डायरेक्टली ऐड करोगे तो भी आपका H2SO4 तो बनेगा ना, पर देख सकते हो कितना हाईली एक्सोथर्मिक है। हाँ, इसलिए ये वाला प्रोसेस किया जाता है बस। चलिए प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज तो इसका सबसे ज्यादा, है ना, अब सबसे ज्यादा बनने वाला केमिकल है पूरा वर्ल्ड वाइड, है ना, सबसे ज्यादा बनता है H2SO4। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज भी इसी के हैं, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है सब में लगभग हर जगह यूज होता है H2SO4। ठीक है ना, तो H2SO4 आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना, और जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, जाके SO2 में रिड्यूस हो जाता है ना। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन को तो CO2 में कन्वर्ट कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया SO2 में। फॉस्फोरस को किया तो H3PO4 खुद SO2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ तो वही CuSO4 बना, खुद SO2 बन गया। Ki के साथ रिएक्शन कराओ तो देखो SO2 में कन्वर्ट हो गया। तो देखो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, SO2 में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके पास
ये सब की सब जो नॉन मेटल्स हैं उन सबको किस में कन्वर्ट करता जा रहा है क्या? जैसे Sp4 हो गया, CuSO4 हो गया, I2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन करता जा रहा है। सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड है कि गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अब इस गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम लोग भी काफी बार यूज करेंगे। अब जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 का बहुत जगह एप्लीकेशन आएगा, ठीक है ना। मतलब आप लोग हाइड्रोकार्बन में भी रिएक्शंस पढ़ोगे, एल्कोहल्स में भी रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है, हर जगह रिएक्शन आता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, C12H22O11, है ना, शुगर है एक तरह से। तो किस क्या रिएक्शन करा है आपने, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा, तो क्या कर देता है इसको, जो भी आपके पास शुगर है इसको किस क्या कर बना देगा, कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, ब्लैक कलर का, इसको चेरिंग एक्शन बोलते हैं, है ना। चेरिंग कर देता है इसका, पूरा जल जाता है एक तरह से बोलो, है ना, ब्लैक कलर के कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं शुगर का, ठीक है। अच्छा, ये तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, CO, CO2 और H2 में कन्वर्ट करता है। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ तो CO और H2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीनों को याद रखना, ठीक है ना। बाकी रिएक्शंस तो सिंपल है, वहां पर तो SO2 बन जाता है ना, ऑक्सीडेशन करके। इन रिएक्शंस को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि ऑक्जेलिक एसिड है तो CO, CO2, H2O, और फॉर्मिक एसिड है तो CO और H2O, ठीक है। चलिए, अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे H2O4 की रिएक्शन कराओ PCl5 के साथ तो POCl3 तो बनता ही है ना। साथ में आपका SO2OHCl फॉर्म होता है। अगर आपके पास एक्सेस में PCl5 है तो SO2Cl2 बना देता है ऐसे, है ना। तो POCl3 HCl का फॉर्मेशन होता है। Na2CO3 से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, है ना। और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो H2O CO2 में ब्रेक डाउन कर जाएगा, और बाकी सोडियम तो सल्फेट बना ही लेगा, है ना। मतलब ये वाला रिएक्शन तो आप तो खुद से जानते हो ना, कार्बोनेट है तो H लेके क्या कर लेगा, H2CO3 बन जाएगा, और H2CO3 ब्रेक डाउन कर जाएगा बाद में, ठीक है। ये वाला रिएक्शन आप तो ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कि H2SO4 से ना आप डिफरेंट टाइप के एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि H2SO4 की वॉलेटिलिटी कम होती है, तो अपने से ज्यादा वॉलेटाइल एसिड को फॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे आपने MS की सरेक्शन कराया, मेटल हाइड की सरेक्शन कराओ H2SO4 का, तो क्या करेगा, उसका एसिड में कन्वर्ट कर देगा, खुद सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे HF हो गया, HCl है, HNO2 है, इन सब पे सरेक्शन कराओ, क्या बन जाएगा आपका, ठीक है ना, H2SO4, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से रिएक्शंस को।
सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें जो लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो और एक बार रिपीट बोलो करो बोलो। ना। हम्म। वो NO2 वाला नहीं समझा वो। लास्ट वाली रिएक्शन ये ऐसा है, देखो HF हो गया, HCl हो गया, HNO2 हो गया, ये ज्यादा वॉलेटाइल वाले एसिड होते हैं, है ना। H2SO4 आपका कैसा है, लेस वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत कम वॉलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, जब भी आप किसी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या कर देता है, ये तो मेटल सल्फाइड के फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर जाता है और आपका एसिड फॉर्म हो जाता है। जैसे आपका HCl फॉर्म हो गया, है ना, HF आपका फॉर्म हो गया, HNO2 आपका फॉर्म हो गया, इस टाइप से एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ये पॉइंट है मेरे। समझ में आया पॉइंट? हाँ सर, क्लियर है। चलो, हो गया कंप्लीट, लिख लिया इतना, बताओ। चल आगे चलें फिर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो 11th में, याद है इन सब के नेम, है ना, स्ट्रक्चर सब लोग हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। यहाँ भी मैंने शॉर्ट में एक बार बता दिया है ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और स्ट्रक्चर सबको याद ही है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है, वो भी सबको पता है H2SO3 है ना। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ओलियम का फॉर्मेशन करना है आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के लिए, H2SO4 लो, उसमें से वाटर रिमूव कर दो, तो इस तरह से आपका H2H2O7 फॉर्म हो जाएगा। ये करते थे ना, याद है। इसमें से वाटर, दो सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, उसमें से वाटर रिमूव कर दीजिए, बन जाएगा आपका ओलियम, ठीक है। इसी तरह से H2H2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड होता है या डाइसल्फ्यूरस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको तब भी कहा था, है ना। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है और इसमें दो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर प्रेजेंट होता है ना। तो H2H2O5 पायरोसल्फ्यूरस या डाइसल्फ्यूरस की बात करते हैं तो +3 में भी होता है और +5 में भी होता है सल्फर, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना, ठीक है। याद है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट आते हैं थाइनस एसिड, डाइथाइनस एसिड H2H2O4, याद है ना। इसके बाद आता है डाइथायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड मतलब एक एसिड होता है प्लस आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो डाइथाइनस, डाइथाइनिक, इन सब में सल्फर सल्फर लिंकेज होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये टेट्राथाइनिक हो गया, देखो इसमें भी देखो, सब में सल्फर सल्फर लिंकेज है ना। तो देख सकते हो डाइथाइनस एसिड, डाइथाइनिक एसिड और टेट्राथाइनिक एसिड। तो बस आपको सल्फर इंक्रीज करते आना, इसमें 4 सल्फर है तो टेट्राथाइनिक हो गया, है ना। 2 सल्फर है तो डाइथाइनिक हो गया, ठीक है। सबसे मिनिमम यही हो सकता है थाइनिक में, ठीक है। चलिए, और थाइनस एसिड की बात करोगे तो थाइनस एसिड में क्या होता है, तो थाइनस एसिड में आपका SS लिंकेज है और आपका क्या होता है, SO, दोनों साइड में एक डबल बॉन्ड O और एक OH होता है ना। तो बीच में और भी सल्फर ऐड कर सकते हो, है ना। तो टेट्राथाइनस एसिड भी आप लोग बना सकते हो। टेट्राथाइनस एसिड कैसा हो जाएगा बताओ, बोलो। टेट्राथाइनस एसिड, और मैं आपसे पूछूं तो कैसा होगा, बोलो। तो डाइथाइनस एसिड आपको पता है, तो टेट्राथाइनस एसिड में क्या करना है, केवल आपको सल्फर ऐड कर देना है ना। तो बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस आप क्या कर दोगे, इसको कैसा कर दोगे, इस तरह से बना दोगे, तो ये टेट्राथाइनस एसिड बन जाएगा। सारे प्रोसेस बता रखे मैंने आपको 11th में बीए के टाइम पे कि किस तरह से फॉर्म होता है ना। चलिए ये हो गया। अच्छा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या करना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड में केवल एक ऑक्सीजन को रिमूव करके सल्फर लगाना है। हाँ, तो क्या बन जाएगा, वो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। बोलिए, क्या था थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बताओ, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताया था इसमें भी आपको, ये +6 में और ये -2 में, इसको भी याद रखना। ये -2 में होता है और यह सल्फर +6 में आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लास्ट में आपके परऑक्सी एसिड्स हैं, जैसे कैरोज एसिड हो गया, तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक परऑक्सी लिंकेज लगा दीजिए तो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। या
आपका H2H2OH, जिसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी एक परऑक्सी लिंकेज है। चलिए, तो एक काम करिए, बना ही लीजिए इसको एक बार, है ना, ताकि याद रहेगा। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है। तो फिर तो स्ट्रक्चर तो याद होनी चाहिए ना आपको, नेम और स्ट्रक्चर याद रखना इसके, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड की, ठीक है। ये थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड अगर आपको देखना है तो किस तरह से फॉर्म होता है, जैसे H2SO4 का रिएक्शन करा दो P4O10 के साथ। P4O10 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। वो क्या करता है, SO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, SO3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो SO3 बन जाएगा और ये H3PO4 बन जाता है, P4O10, ठीक है। डिहाइड्रेट कर देता है H2SO4 को भी। या फिर आप फेरिक सल्फेट का हीट कर दो तो भी SO3 का फॉर्मेशन होता है। या SO2 के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो भी SO3 बनता है। अभी बताया था, है ना, प्लेटिनम के साथ भी कर सकते हो। या फिर अभी मैंने आपको बताया था V2O5, है ना, V2O5 भी एज अ कैटलिस्ट यूज करके आप लोग SO3 का फॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आप लोगों ने किया था, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके SO3 फॉर्मेशन करने के। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
गैसियस स्टेट में ठीक है, आपका SO3 इस टाइप से प्लेनर फॉर्म में रहता है ना, सब जानते हैं मोनोमर यूनिट है। पर रूम टेम्परेचर पे SO3 ना सॉलिड होता है, ठीक है, और इसकी 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा SO3, बीटा SO3 और गामा SO3, 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जिसमें से अल्फा आपका मोस्ट स्टेबल है, तो किसी फॉर्म में हो तो कुछ टाइम के लिए अगर आप इसको रख दोगे तो अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में सब फॉर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये सारी की सारी फॉर्म्स आपकी अल्फा फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो अल्फा SO3 आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, और ऐसा चेन लाइक पूरी शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, चेन लाइक क्रॉस लिंकिंग होता है। इसी तरह से ये अल्फा बीटा इसी तरह के होते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, देखो ऐसे, है ना। SO3 को एक दूसरे के साथ अटैच करो तो दिखने में वो SO3 ऐसा तो नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है, SO3 ऐसा तो नहीं होगा ये, है ना। तो ये फॉर्म्स होती है। इसी तरह से बीटा फॉर्म होती है, ठीक है, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म लगभग एक जैसी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। गामा फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। गामा फॉर्म आइस लाइक होता है ना, एक ऐसा टेट्रामर का साइक्लिक ट्राइमर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, देखो इस तरह से। तो ये गामा फॉर्म है, याद रखना, ये साइक्लिक ट्राइमर जो होता है ना, इसी को साइक्लिक ट्राइमर बोलते हैं, साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, यही होता है, ठीक है, देख सकते हो, देखो SO3 ग्रुप मिलके इस तरह से ट्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो नेम तो याद रखना, अल्फा बीटा और गामा, और गामा में साइक्लिक ट्राइमर का ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो लिख लो जल्दी से इतना।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट? बताओ। सर ये बीटा सूत्र एक बार फिर से बताइए ना। बीटा और अल्फा लगभग लगभग एक जैसी फॉर्म्स ही होती हैं, है ना? ऐसा क्रॉस लिंक ऐसे चेन का फॉर्मेशन कर लेता है ना? तो बोला ना कि देखो देखने में कहीं से भी SO3 ऐसा नहीं लगता है, देखो इस तरह से सल्फेट जैसा ही दिखाई देता है, कहीं से भी देखोगे तो उसको। तो सेम है, यही अल्फा SO3 का स्ट्रक्चर होता है और ऐसा ही बीटा SO3 का स्ट्रक्चर होता है ना? बस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है ना? बाकी होती इसी तरह की चेन्स ही है ये, है ना? डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इन चेन्स का। ठीक है, एक तो शीट के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, एक हेलिकल चेन्स बना लेता है, इस तरह से होता है। ठीक है ना? चलिए, हो गया कंप्लीट? बताइए। इसमें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है बस कि साइक्लिक टाइमर का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना? गामा SO3 में साइक्लिक टाइमर इस तरह का होता है। ठीक है ना? और SO3 जो होता है वो आपका डिस्टिंक्ट 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है ना? ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसके नेचर की बात करते हैं तो एसिडिक नेचर का होता है SO3, है ना? H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, मतलब H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2SO4 फॉर्म होता है, और ज्यादा SO3 है तो ओलियम बन जाता है, ये भी जानते हैं आप, है ना? HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऐड हो जाता है HCl इस तरह से। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, तो देखो सबको सल्फर है, फास्फोरस है, PCl5, HBr, इन सबको क्या करता है, इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद जाके रिड्यूस हो जाता है SO2 में, और बाकी सब हो गए ऑक्सीडाइज। देखो ये सब ऑक्सीडाइज हो गए। ठीक है, तो कोई रिड्यूस हो गया SO2 में, बाकी ऑक्सीडाइज कर दिए, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए छोटे से पॉइंट है। हो गया सर। हो गया, चलिए एक ठीक है, मिनट तो सर। आगे चल। डन सर। चल, एक लास्ट टॉपिक और है, सोडियम थायोसल्फेट का, है ना? एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ठीक है ना? हाइड्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन करना है तो Na2SO3 लो, सल्फर के साथ बॉईल कर दो एयर के एब्सेंस में, तो Na2H2O3 फॉर्म हो जाता है। या सल्फर की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, इसको भी हीट कर दो, तो भी Na2H2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हो गया सिंपल इसके प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कलरलेस है, क्रिस्टल है, वाटर सॉल्युबल है ना? और अगर हीट कर देंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज भी कर देता है ना? यूज इसका इंपॉर्टेंट है, यूज एज एंटी क्लोर, ये याद रखना, है ना? एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन के रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। ये वाले पॉइंट जो है ना प्रॉपर्टी वाले, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा, उसको HCl के फॉर्म में रिमूव कर देगा और खुद बाइसल्फेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फर बन जाता है ना, व्हाइट कलर से। ठीक है, और ये आपको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो आप इससे, है ना? क्योंकि अगर आप रिएक्शन कराते सल्फेट का, मतलब SO3 2- का, तो SO2 का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये जो H2O3 होता है वो सल्फर का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है इसमें, है ना? अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो करते हैं इसमें HCl के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यूज है इसका, फोटोग्राफी में यूज है इसका, याद रख, है ना? तो सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, तो नेगेटिव फिल्म को डेवलप करने में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो याद रखना फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए
तो रिएक्शन भी दे रखा है यहाँ पे वैसे, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो H2O3 के साथ रिएक्शन करके इस तरह से व्हाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और एक्सेस अगर आप हाइपो लेते हैं तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कैसा होता है आपका, सॉल्युबल नेचर होता है ना। तो ये रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज की जाती है नेगेटिव फिल्म को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद FeCl3 AuCl3 CuCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, वही आपको पता है कि H2O3 आपका क्या होता है, लिगेंड की तरह act कर सकता है ना, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो I- में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यूज कर देता है। लेड के साथ रिएक्शन कराओगे तो PbH2O3 व्हाइट कलर बनता है। इसमें अगर आप वाटर रिएक्शन कराते हो तो PbS बन जाता है। PbS आपको पता है लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे एंटीक्लोर वाला हो गया, है ना, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी डिस्टिंग्विश वाली रिएक्शन याद रख लेना, बस ये मेन आपके रिएक्शंस है। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए जल्दी से इतना पॉइंट।
हाँ जी, हो गया कंप्लीट? बताइए, लिख लिया सबने? यस चलिए ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, है ना, नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो गया, तो एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको बस क्वेश्चन बनाने हैं और इनको याद रखना है ना, और वो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर थ्योरी पढ़ो। ऐसे जब करोगे तब जाके आपको ये चीजें याद रहेंगी, है ना? जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो कम से कम याद रहेंगी आपको, ठीक है ना। चलिए।